नजर डालें बाजार पे तो ऊपरी स्तरों से लगातार एक प्रेशर बन रहा है। निफ्टी मात्र 44 पॉइंट मजबूती के साथ काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी तेज़ी है, लेकिन 220-25 पॉइंट की, तो आधे % की रेंज में सारे इंडाइसेस काम कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा गिरावट है यहाँ पे देखने को मिल रही है। और थोड़ा थोड़ा ऊपरी स्तरों से देखिए लगातार ये प्रेशर बना हुआ है। 17,700 को डिफेंड करने की कोशिश में लगा हुआ है निफ्टी। फ्यूचर्स मार्केट की नज़र डालें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में तेज़ी के साथ साथ नरमी भी है। स्टील शेयर्स आज काफ़ी चमक रहे हैं, खासतौर पे मेटल में अगर आप देखें हिंडाल्को, वेदांत, टाटा स्टील, जेएसपीएल, सारे में क्योंकि डॉलर की वीकनेस का फ़ायदा इस सेगमेंट को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आईटी में प्रेशर है। एम्फेसिस, माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक, फर्स्ट सोर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, ये तमाम स्टॉक्स हैं जहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल क्लियर है कि डॉलर के प्ले दिख रहा है, यहाँ पे कमज़ोरी है, इसलिए यहाँ पे मेटल में तेज़ी है और आईटी स्टॉक्स में कमज़ोरी है। 82.31 पर इस वक्त $1 का भाव है जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश गाबा सर। गाबा सर नमस्ते। और ये जो निफ्टी है ऊपरी स्तर से लगातार अपनी ताकत को खोता जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या रुख बन रहा है इसमें? देखिए ऐसा है कि नीरज एक ऊपर गैप अप खुला, उसके बाद लगातार गिरावट देख रही है। तो ये अगर गैप अप नहीं खुलता तो मार्केट पॉजिटिव में था, अब भी पॉजिटिव में। प्रॉब्लम है गैप अप हुआ उसके नीचे यार अगर फ्लैट खुलता है, लो लेवल खुलता तो आप मार्केट अप होता है। यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव का सवाल है, लेकिन मार्केट अब भी ठीक है। आज एक्सपायरी है, हो सकता है 17,700 के आसपास या 600 के आसपास सपोर्ट मिले, इस रेट में, इस दायरे में शायद बंद हो मार्केट में। लेकिन कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि गैप अप खुला है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,000 में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन 41,200 भी लगता है सपोर्ट है, शायद यहाँ पर समझ जाए। तो इस समय क्या मतलब आपकी सलाह ये होगी कि इंडेक्स को अवॉइड करें, स्टॉक स्पेसिफिक जाएं? डिप्स मिलती है तो इंडेक्स बाय कीजिए, अगर डिप्स नहीं मिलती है तो इग्नोर इट। सिंपल, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस पर वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, इस पर ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। और मुझे लगता है ये आपको मिलना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 4,400 के करीब, स्टॉप होगा 4,350। एक दो दिन दीजिए, ये 4,500 पॉसिबल है डिक्सन में। यस, डिक्सन। गाबा सर मेटल्स में जो तेजी बन रही है उसमें से कोई आपको अच्छा लग रहा है क्या? जिंदल स्टील बिल्कुल बहुत अच्छा है। टाटा स्टील भी अच्छा लगता है मुझे। टाटा स्टील की चार्ट दिखा देते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या हाल है। यस, टाटा स्टील बढ़िया लगता है मुझे। ट्रेड करा 104 में, मुझे लगता है एक दो दिन दीजिए। जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है, ये कम कहेंगे रन, ये ब्रेकआउट गैप है। टारगेट है करीब 108 से 110 तक, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम 102 का स्टॉप लगाकर चले, टाटा स्टील में मुनाफा मिल सकता है एक दो दिन में। ओके गाबा सर, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में नतीजों के बाद से अच्छी तेजी है। पिछले नतीजों के बाद से करीब 5% ऊपर आ चुका है, 519 पे ट्रेड कर रहा है। क्या राय बनती है इसमें? तमिलनाडु मेरे पास तो नहीं आ रहा है चार्ट इसका। तमिलनाडु टीएन नहीं आ रहा है मेरे पास चार्ट इसका। टीएमबी देखिए आएगा। टीएमबी मैं कोशिश करता हूँ टीएमबी का। ओके, टीएमबी यस मिल गया मुझे बिल्कुल। अभी तो फिलहाल हाल ही में लिस्टिंग हुआ है। चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है। 490 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टीएमबी में। अपसाइड करीब 550 की पॉसिबिलिटी है। इतना है कि 490 होल्ड करना जरूरी है, वहां पर एक स्टॉप लगाकर चले अच्छा रहेगा। 500 में ब्रेकआउट दिया है टीएमबी में। ओके और अच्छा, आईटी में काफ़ी कमज़ोरी है। एम्फेसिस, माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक, इनमें से कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको शॉर्ट की? यस, एम्फेसिस में वीकनेस है। इसमें जो पैटर्न उभर कर आ रहा है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पे, हम नॉर्मली कहते हैं रनिंग करेक्शन, उसमें वो बन रहा है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर रुकेगा नहीं। 2000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, एम्फेसिस वो ब्रीच हुआ। इसमें और भी लेवल थोड़े ब्रीच हो सकते हैं, शायद 1750 भी देख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म चार्ट ठीक नजर आते हैं एम्फेसिस के। इस बीच वी गार्ड के रिजल्ट्स आए हैं, मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। आमदनी भी 907 करोड़ से बढ़ के 986 करोड़ हुई, लेकिन मुनाफा 59 करोड़ से घट के 44 करोड़ हुआ है। और मार्जिन्स पर डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा इसमें। ये देखिए 59 से 44 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। स्टॉक 9 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। वी गार्ड 4% नीचे है। बीजीसीएल का आता है 4%, नहीं वी गार्ड वी गार्ड जो है इलेक्ट्रिक के सामान बनाती है, स्टेबलाइजर खासतौर पे इनका बहुत ही नहीं मिल रहा मुझे। फेमस प्रोडक्ट है। जिस तो मिल जाता, नहीं मिल रहा। अच्छा छोड़िए।
तो वीगार्ड के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आ रहे, इस वक्त थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। चलिए अब बातचीत करते हैं आज के एसएमई कॉर्नर की कंपनी से, और आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री वेंकटेश रिफाइनरीज के सीएफओ और होल टाइम डायरेक्टर प्रसाद दिनेश काबरे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। कंपनी खासतौर पे सोयाबीन ऑयल और कॉटन सीड ऑयल की रिफाइनिंग और मार्केटिंग ट्रेडिंग के कामकाज में है। महाराष्ट्र में कंपनी का खास फोकस है। डिमांड को देखते हुए कंपनी एक नए प्लांट की भी तैयारी कर रही है, तो काफ़ी सारे प्लान्स हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है ये। बातचीत करते हैं मैनेजमेंट से। काबरे साहब, आप जिस स्पेस में हैं वो बहुत ही ग्रोइंग स्पेस है और बड़ा चर्चा में भी रहता है। कई बार महंगाई बढ़ जाती है तो लोग एडिबल ऑयल की चर्चा करने लगते हैं। करेक्ट सर। तो ये मुझे बताइए कि इस वक्त आपके हिसाब से सिचुएशन कैसी है प्राइसिंग को लेकर के, खास तौर पे? प्राइसिंग को लेकर सर सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी ज्यादा, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी काफी टीआरक्यू वगैरह कोटा अलॉट किया हुआ है गवर्नमेंट का, तो इंपोर्ट काफी सस्ता हो रहा है बाहर से। तो इसके लिए प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे एफर्ट लगाए हुए हैं उनके, तो थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए प्राइस, ऐसा मुझे लगता है। तो उससे कितना असर पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? और अभी सामने सर सोयाबीन का क्रॉप भी है इंडिया का, तो ऑलमोस्ट मतलब 130-140 मिलियन आता है हर बार, तो उसका इफेक्ट अभी थोड़ा रहना चाहिए फिर भी, बट इतना इफेक्ट नहीं गिरेगा बिकॉज कंजम्पशन इज वेरी हाई। बहुत अपने डिमांड काफी हाई है इंडिया में बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, तो उसके वजह से बाहर से इंपोर्ट तो होता ही है। ओके, यस सर। FY22 के नंबर्स में देख रहे थे 612 करोड़ के रेवेन्यू है, 14 करोड़ का प्रॉफिट है, 26 करोड़ का एबिटा है। प्रसाद जी, मुझे एक चीज़ समझाइए, चूंकि आप ऐसी कमोडिटी ऐसे बिजनेस में डील कर रहे हैं जिसपे बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से हस्तक्षेप रहता है ना? बढ़ गया तो इम्पोर्ट बढ़ा दिया, कुछ हुआ तो ड्यूटी लगा दी, शोर शराबा हुआ तो फिर कुछ कंट्रोल किए। तो आप लोग अपने प्रॉफिट को, मार्जिन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे स्ट्रेटजाइज करते हैं इसको? सर इसके अंदर हम लोग ब्रांड ऑल्सो, एक ब्रांड नेम के अंदर भी अपन तेल बेचते हैं जो रिच सोया हमारा मार्केट में जो पैकिंग सेगमेंट में है, उसके अंदर छोटी से छोटी पैकिंग से बड़ी पैकिंग तक हमारा अवेलेबल है तेल। तो वही तेल को लेके हम लोग स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि कितना लूज ऑयल बेचना है और कितना मतलब इन पैकिंग बेचना है, B2C जिसको बोला जाता है। हमारा उसके अंदर 30 से 35%, अभी 40 को हम लोग टच कर रहे हैं। 40% हमारा पैकेजिंग सेल होता है और बाद में बाकी का हम लोग लूज ऑयल बेचते हैं। तो प्राइस हमारा जो भी हमको प्राइस हमारे घर में पड़तल जिसको बोलते हैं, जो पड़तल हमको गिरती है उसके हिसाब से हम लोग उसको सेल आउट करके थोड़ा फ्री हो जाते हैं लूज ऑयल में। एंड अदर कंटेंट इज हमारा पैकेजिंग में जाता है, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा मेंटेन रहता है उसके अंदर। ओके, प्रसाद जी, आपका जो कंसंट्रेशन है वो महाराष्ट्र में है खास तौर पे। 92% आपका जो रीजनल रेवेन्यू मिक्स है उसमें 92% महाराष्ट्र से आता है और बाकी 7-8% बाहर जगहों से आता है। ऐसा क्यों है? आप तो चूंकि अब बड़े प्लेयर हो गए, आपकी जो बैलेंस शीट है ठीक ठाक बड़ी है, तो आपको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। प्रयास कर रहे हैं क्या? यस सर, आगे प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आगे का प्लान्स भी है आगे कि हम लोग एक्सपेंशन में जाए और अदर स्टेट भी कवर करें। तो ये मतलब है हमारा 1 साल में प्लानिंग है कि हम लोग कुछ एक्सपेंशन करें, रिफाइनिंग कैपेसिटी। और नया प्लांट भी लगा रहे हैं आप? यस सर, नया प्लांट भी लगेगा। एक विदिन 6 मंथ हमारा काम शुरू हो रहा है उसके अंदर, तो नया प्लांट का भी है हमारा उद्देश्य। ये कहाँ पे लगा रहे हो, किस कैपेसिटी का होगा ये? 300 मेट्रिक टन का होगा सर, और ये हम लोग हमारे जलगांव एरिया में ही लगाएंगे और लेटर ऑन फिर हम लोग अदर स्टेट जैसा बेलगांव है या अदर स्टेट है या मुंबई है मेन मार्केट, तो उधर भी हम लोग सोचेंगे इसके बारे में। तो जो आप आउट ऑफ महाराष्ट्र जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करें, कहीं आपने कुछ अपने आप को डी-रिस्क करने की कोशिश की? क्योंकि मान लीजिए दूसरे स्टेट में आप जाएंगे तो फिर यूनिट भी वहीं लगाइए, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए लॉजिस्टिकली और मार्केटिंग वाइज भी।
हाँ सर, ज्यादा इजी रहेगा। एमपी तो सर वैसा ही पूरा सोयाबीन का मेन मायर घर जिसको बोलते हैं, मेन घर सोयाबीन का एमपी है, राजस्थान है। तो वो साइड भी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे आगे। यस सर। ओके प्रसाद जी, इंडस्ट्री का जो साइज है वो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास का है एडिबल ऑयल का, यस खास सर, तौर बहुत पे। बड़ा है। यस सर। और सालाना ग्रोथ 6% के आसपास की इसकी देखने को मिल रही है। Yes. और उसमें भी ज्यादातर इंपोर्टेड वाला है, अपना Imported डोमेस्टिक कम है। तो Yes. सरकार भी बड़ी कोशिश करती है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर अपने घर पे ही जो है निर्भरता बढ़ाई जाए। आप लोगों Yes. का ऐसा कोई प्रयास है? क्योंकि एक प्लेयर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, जो खेती भी करने शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिपेंडेंसी ज़्यादा रहे। हाँ सर, कारगिल, अडानी, ये प्लेयर्स पाम ऑयल का खेती भी, मतलब पाम ट्री जिसको बोलते हैं, वो भी लगाना स्टार्ट हो गया इंडिया में। बट उसको आने के लिए सर मेरे हिसाब से 10 इयर्स का पीरियड लगेगा, 8 to 10 इयर्स। तब तक तो सर मतलब थोड़ा इधर पॉपुलेशन भी बढ़ेगा ही विद इन 8 इयर्स। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें और पूरा अगर अपन स्टडी करें तो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा सर। जी प्रसाद जी, एक सवाल मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी करते होंगे। यस सर। बढ़ती पॉपुलेशन है, ब्रांडेड की तरफ लोगों का रुझान है, तो इसलिए आपका जो रिच सोया है, इस तरीके के ब्रांड्स को बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है। यस। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अब अर्बन इलाकों में खासतौर पर तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ये तली भुनी चीज़ें कम खाने को प्रेफर करते हैं। मुझे नहीं आइडिया कि वो कितनी तेज़ी से ये ट्रेंड फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। तो फिर बहुत सारी एडिबल ऑयल कंपनीज ना तरह तरह के लाती हैं जिसमें बहुत लो फैट है, एब्जॉर्व करता है, ये सब चीज़ें हैं। इंडस्ट्री को इसकी कोई चिंता है? कोई इस तरीके का असर आप लोग देखते हैं? ये सर देखते हैं। उसके अंदर सर कोई अभी राइस ब्रांड एक ऑयल आया है जो राइस से तैयार होता है, वो भी एक अच्छा काफी ग्रो मिल रहा है उसको। राइस ब्रांड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। इसके अंदर काफी मतलब फैट वगैरह काफी कम रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम का उसके अंदर मतलब जो कंटेंट रहते हैं रिफाइनिंग के टाइम वही निकल जाते हैं। तो काफी हेल्दी रहता है वो ऑयल खाने के लिए। हम लोग भी उसी साइड में जा रहे हैं अभी। 2-3 ऑयल अभी हमने सनफ्लावर ऑयल भी लॉन्च किया है हाल ही में, रिच सन करके। तो वो हिसाब से ऑयल मार्केट में चेंज होते रहता है, जो मतलब जैसे डिमांड आई कस्टमर्स की, वो हिसाब से हम लोगों को भी चेंज होना ही पड़ता है। ओके वेंकटेश जी, चूंकि आप एक तरीके से मैं कहूँ तो फूड की कंपनी है, आप फूड बिजनेस में है, फूड इंडस्ट्री में है, तो बहुत सारे लोग इसको लेवरेज करते हैं कि एडिबल ऑयल से बढ़ के, चूँकि आपका ही एक बाई प्रोडक्ट है जो न्यूट्रिशनल फूड भी बन सकता है, उससे बनाते भी हैं बहुत सारे लोग। आप लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ डाइवर्सिफाई करें, खाली एडिबल ऑयल के बजाय कुछ और चीज़ें भी बनाएं और बेचें, चूँकि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेंथ है, आपका एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया है, आप जाने पहचाने नाम है, कम से कम महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े नाम हो गए। यस सर, यस सर। उसी के अंदर सर हम लोग डेवलपमेंट अभी चालू है हमारा। उसके अंदर सोच रहे हैं हम लोग कि आगे चल के जैसा सोया से जो जो बनता है, सोया मिल्क है, सोया चंक है, उसके अंदर भी हम लोग जाना स्टार्ट करेंगे आफ्टर मतलब सम पीरियड। तो उसके वजह से भी काफी मतलब अच्छा ग्रो मिलेगा हमको। तो ये प्लान है अभी कुछ सोचा नहीं, बस ऐसा आइडिया सिर्फ है? सोचा नहीं, जस्ट अभी प्लान करेंगे उसको लेके। अच्छा, बिकॉज यस सर। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनेश जी आपको। और श्री वेंकटेश रिफाइनरीज SME प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। अभी आप इसका स्टॉक प्राइस भी देख रहे थे। एडिबल ऑयल पे खास तौर पर डील करते हैं, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, अपना खुद का एक ब्रांड है, 240 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और वेस्ट में खास तौर पे महाराष्ट्र में और उसके आसपास के इलाकों में एक एस्टेब्लिश ब्रांड है। तो देखते हैं आगे कैसे और ये ग्रो करते हैं। प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस लौटते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मार्केट पे कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या रुझान बनता है, प्रेशर कुछ कम हुआ कि नहीं।
फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण, एक लिमिट नोट कर लीजिए। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार पर नजर डालिए, वही 40-42 पॉइंट के आसपास रुका हुआ है और बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट के भी मजबूती पे है। वीरेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। वीरू, जो सुबह आपने कहा था कि बिल्कुल संभला रहेगा, लेकिन अब तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्या हो क्या रहा है? नहीं नीरज जी, देखिए अपना कॉन्फिडेंस है बैंक निफ्टी, और जिस प्रकार का 41, 41, 41, 41, की पुट राइटिंग है, मेरे को लगता है कि इस क्लोजिंग का, यानी एक्सपायरी की क्लोजिंग का कमांडिंग इंडिकेटर और इंडेक्स जो है वो बैंक निफ्टी रहेगा। नीरज जी, इसी की लीडरशिप में होगा आखिरी का 1-1.5 घंटे का खेल। यानी बैंक निफ्टी कमाल करेगा। देखते हैं कितना चलता है। चलिए, अगले 1-1.5 घंटे अभी वीरू और हर्षदा मिलकर बनाएंगे आपके लिए कमाई के अड्डे की स्ट्रेटजी, और फिर आपको नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा।